टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सरिता काम में व्यस्त थी। घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते उसके अपने शौक तो जैसे छूट ही गए थे। घर का काम निपटा कर मैं कमरे में आकर सिलाई के लिए बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ सुरीली आवाज़ में बोली, सरिता। हाँ, मैं सरिता ही बोल रही हूँ। पहचाना मुझे? आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है पर पहचान नहीं पा रही हूँ। आप कौन? अरे मैं सोनाली बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। आप पहचाना? अरे हाँ सोनाली, तुम्हें इतने दिन बाद मेरी याद आई। अरे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो तुम्हें रोज याद करती थी। ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था। अपने स्कूल में एक खास थीम पर एनुअल रखा गया है जिसमें जो छात्र इस स्कूल में पढ़ाई करके गए थे उन्हें सभी को बुलाया गया है। इसमें अपने बैच के सभी लड़के लड़कियों को बुलाया गया है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, मम्मी से पूछकर शाम को बताऊंगी। ठीक है, आने की पूरी कोशिश करना और शाम को फ़ोन करना भूल मत जाना। फ़ोन रखते ही सरिता अपने स्कूल के दिनों में खो गई जहाँ वह बचपन से लेकर बड़े होने तक एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब मैं 11वीं में आई, उनकी कक्षा में एक नया छात्र आया। स्मार्ट, सुंदर और इंटेलिजेंट, एकदम फिल्मों के हीरो जैसा। पहले ही दिन सभी लड़कियां उसकी दीवानी सी हो गई थी क्योंकि वह देखने में था ही इतना सुंदर, बल्कि फिल्मों के हीरो जैसा। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी सी हो गई थी। उनमें सरिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी, सरस, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर सरिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो तो उस दिन घर में बवाल होना ही था। इसलिए सरिता लड़कों से बातचीत तो दूर, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। सरस ने कुछ दिन में सरिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा सरिता की ओर ही ताकता रहता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती मन करता उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही रहें। सरस सोचता कि काश एक बार वह उनसे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर सरिता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक सरिता को देख नहीं लेता था उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। सरिता के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। सरिता के मन की भी यही हालत थी, वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से सरिता तो लड़कों की ओर से सरस कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। सरिता की सुरीली आवाज़, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस, उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लग रहा था जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज उठती थी। बोलते बोलते सरिता और सरस की आंखें मिल जाती, बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन में इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड सरिता के हिस्से में जाता है। सरिता तो खुशी के मारे उछली पड़ी थी। उससे भी अधिक खुशी सरस के चेहरे पर झलक रही थी। सरिता ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में सरस ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य सरिता की पापा की नज़रों के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे।
पर वहाँ वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श सरस के दिल को छू गया, मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव सरिता को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। सरिता ने प्यार के पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के कोने में छुपा दिया। सरस ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक सरिता की सगाई और फिर जल्दी विवाह कर दिया गया। सरिता से प्यार करने की बात सरस ने सोनाली से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अनीता जिस दिन सरिता को चिट्ठी देने पहुंची, उस दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। सोनाली सीधे सरिता के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके बोली, सरिता, तुमने अपने विवाह की बात बताई नहीं और इतनी जल्दी शादी? आंखों में आंसू लाकर सरिता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुझे पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर सरिता सोनाली के गले लगकर रोने लगी। सरिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम सरस से प्यार करती हो? हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए हुए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। सरस ने ये चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। सरस की चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ सरिता, पूरी क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या, सच है वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी? केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि सरिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो, क्या कहना चाहता है तुमसे। सोनाली ने जिद की तो सरिता ने चिट्ठी ले ली। वह उसे खोलने ही जा रही थी कि दरवाज़ा खटका, तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में के नीचे दबा दी। सरिता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की अग्नि में उसने अपने प्यार को दफन कर दिया था और प्रमोद के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। प्रमोद भी सरिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 साल बाद एक सुंदर सी बेटी संस्कृति पैदा हुई। उसके ससुर प्रमोद को 5 साल का छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और प्रमोद की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। सरिता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल कर रखती थी। प्रमोद की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, सरिता कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेसिंग की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसका ध्यान टूट गया। सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं? मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। संस्कृति को आप 2 घंटे संभालना होगा। अरे चले जा बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब संस्कृति मेरा ख्याल रखती है, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। सरिता ने सोनाली को फ़ोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहाँ आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे।
सोनाली कॉलेज के गेट पर खड़ी सरिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में सरिता रिक्शा से उतरी। व्हाइट साड़ी पहनकर उसे देखते ही सोनाली ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 8 साल बाद दोनों मिल रही थीं। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गईं। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि रुचिता जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। रुचिता ने कहा, सोनाली मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवित करके दिखा दो। सरिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ने तभी सरस के नाम की अनाउंसमेंट हुआ। सरिता का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा। उसने अपना स्थान ले लिया, पर सरस अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो महिला बन चुकी थी, सभी की नज़रें उस पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। सरिता और सरस की आंखें मिली, पर सरिता ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। सरिता की मधुर आवाज़ में अभी भी वही खनक थी जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। उस आयोजक को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। सरिता और सोनाली अन्य सहेलियों के साथ बातें करने में लग गईं। सरस भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? सरिता का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में डाल दी थी, वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर पर ही था। शायद अब वह वहाँ भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। सरस ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पूछ लो, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वो एक जगह बैठ गए। सरस ने कहा, सरिता, तुम्हारे जीवन के बारे में सोनाली ने मुझे बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद 1-2 बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है, रितेश, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए सरस की आंखें भर आईं। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। सरिता ने कहा, सच बात कही, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। सरस ने कहा, पहली बार सरिता ने सरस से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। सरिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त जो मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सरिता के भाई भाभी उसके घर आए। सरिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी सरिता को दी तो उसने धड़कते दिल से खोला। उसकी चाय फीकी पड़ गई थी। सरिता ने उसे पढ़ा। सरिता, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। सरिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर सरस के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरों के नाम पे रखे हैं। देखो सरिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो।
संस्कृति और रितेश को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 25 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है। प्रमोद के भी अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी संस्कृति को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए ना सही तो संस्कृति के लिए विवाह कर लो। प्रमोद की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। सरिता की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम सरस को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर सरिता बोली, सरस को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही सरस और अनीता सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रितेश को भी ले आए थे। सरस सरिता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। सरिता की सास की आंखें छलक आईं। सरस में उन्हें प्रमोद का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने सरस के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार जो मिला था